गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन बातचीत का तीसरा दौर 16 जनवरी को होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने आज दोनों कमेटीज का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया है। 16 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात अब इस लिहाज से भी अहमियत हासिल कर चुके हैं कि एक जानिब तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को तहरीरी मुतालबात दे देगी जिसका वो बार बार मुतालबा कर रहे थे, तो दूसरी जानिब हुकूमती कमेटी को भी अपने मुतालबात से तहरीक इंसाफ को आगाह करना होगा। जुमेरात के रोज़ होने वाले इजलास में जुडिशल कमीशन के मामले पर भी अहम पेशरफ्त का इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को डेड लाइन दे रखी है कि अगर तीसरे दौर में जुडिशल कमीशन पर हतमी फैसला ना हुआ तो फिर बातचीत ख़त्म समझी जाए। लेट्स वॉच दैट। आज हमारी खान साहब के साथ मुलाकात हुई और उसके अंदर हमने तफसीलन अपना नुक्ता नज़र खान साहब के आगे रखा। 9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर। अब इसका बेस्ट सिविलाइज वे आउट ये है कि एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके, और उस गैर जानिबदार कमीशन के अंदर हम अपनी मर्जी का जज नहीं चाह रहे। हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसके अंदर उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएँ, क्योंकि ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है, ये दो हमारे मुतालबात हम तहरीरी शक्ल में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। हामिद रजा साहब ये बात पहली दफ़ा नहीं कह रहे। कुछ दिन पहले जब वो हमारे प्रोग्राम पे मौजूद थे तब भी वो यही बात कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त होगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। कौमी असम्बली के इजलास में आज बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ। तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया। वक्फा सवालात में जब ख्वाजा आसिफ ने तकरीर करना चाही तो तहरीक इंसाफ के अरकान ने जो एहतजाज किया उसमें उन्होंने ऊ की आवाज़ें निकाली। ये वही आवाज़ है जो प्राइम मिनिस्टर कुछ अर्से पहले बता चुके हैं कि बैरून मुल्क जब एहतजाज हो रहा था तो ऊ की आवाज़ आ रही थी। सो उसी को फॉलो करते हुए आज PTI ने खूब ऊ की, इतनी की कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सख्त बरहम हो गए। ज़रा देखिए। सबसे पहले अव्वलीन फर्ज ये है फ्री कैन का कि इस हाउस को चलाएं। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस हाउस को चलाने की, उनकी भी जिम्मेदारी है इस हाउस को चलाने। तो अगर वो डिसरप्ट करते हैं तो मैं तो कहूंगा कि मुज़ाकरात जो है डिसरप्ट कर छोड़े। इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस तरह इनसे इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो। ये लोग जो है कतई तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन। कोई उनका मकसद नहीं है मुज़ाकरात का। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, इनके पास जो है कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। तो अब ये शफ क्या हो रहा है। सख्त बरहमी और नाराज़गी नजर आई है ख्वाजा आसिफ की तरफ से या हुकूमत की तरफ से। कुछ ऐसे कबल तक हमने देखा था कि मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ में खूब दोस्ती और मोहब्बत की पींगे गहरी हो रही हैं। अब 26वीं तरमीम की वजह से दोनों जमातें एक दूसरे से नाराज़ भी दिखाई दे रही हैं। मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात का सवाल हुआ तो उन्होंने एक शिकवा किया कि तहरीक इंसाफ ने उनको इतमाद में ही नहीं लिया। उन्हें भी देखिए। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सके। आप देख रहे हैं कि ये मामला कहाँ पे रुकेगा, ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे। PTI ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज भावलपुर गई, जहां एक बार फिर उन्होंने बच्चों को मुखातिब करके तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। मरियम नवाज ने कहा कि जब कोई खुद को मुल्क का पासबान करार देता है तो वो किसी के बहकावे में आकर मुल्क को आग नहीं लगाता। जरा देखिए। जब कोई कहता है कि मैं पासबान हूँ इस मुल्क का, तो कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे, कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। जो पुलिस है, जो रेंजर्स है, जो फौज है, ये हमारे अपने लोग हैं जो हमारी हिफाजत के लिए जाने देते हैं। मैं तो कभी अपने बच्चों को ये नहीं कह सकती कि बाहर निकलो और घेराव करो और जला दो और खवातीन को आवाजें कसो। ये बच्चों, ये मैं आपको अल्लामा राजा नासिर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच राजा साहब दैट यू ऑन द प्रोग्राम। हफ्ते के रोज तक मुलाकात का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था। ख्वाजा आसिफ भी बयान दे रहे थे कि बानी PTI की ट्वीट्स की वजह से अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। सो एकदम से जो पेशरफ्त हुई उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने सब आपके जो हुकूमती लोग हैं उनकी बातें सुनी हैं। ये फैक्ट से आंखें चुरा रहे हैं, हकायक से हकायक को नहीं देख रहे।
ज़मीनी हक़ाइक़ को। देखें, ये जो सिस्टम हम पर मुसल्लत है, इसकी अवाम में जड़ें नहीं हैं, अवाम का एतमाद नहीं इसको हासिल। पाकिस्तान के अवाम डिटैच है, पूरे सिस्टम से जुदा हो चुके हुए हैं। इनसे ये ना गुड गवर्नेंस है ना बैड गवर्नेंस की बदतरीन सूरत हाल है। डिलीवर नहीं कर पा रहे, सियासी बहरान बढ़ता चला रहा है, जा रहा है, इंसाल नहीं हो रहा, माशी बहरान बढ़ता चला जा रहा है, अमन अमान का बहरान बढ़ता चला जा रहा है, और सोशली प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है अक़वाम आलम में, खित्ते के अंदर, दुनिया में तहव्वुलात में इररिलेवेंट हो चुका हुआ है। लिहाजा इनसे चीज़ें ठीक नहीं हो रही। क्यों? इनकी जड़ें अवाम में नहीं है। फिर इतने बौखलाए हुए हैं, इतने इनका हौसला और पेशेंस ख़त्म हो चुका हुआ है, एहतजाज नहीं करने देते, 2 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते, 3 दिन इंतजार नहीं कर सकते, एंगेज नहीं कर सकते लोगों को। ये इनकी हालत है। तो मेरे ख्याल में डरावने ख्वाब आते हैं, क्योंकि जो पेशरफ्त हुई, फिर आखिरकार मुलाकात हुई, वो किसकी कोशिश से हुई? देखें, मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने मुज़ाकरात का जो रास्ता खोला है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। पाकिस्तान 71 के बाद बदतरीन बहरानों से गुजर चुका है। पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। बलूचिस्तान को देख लें, क्या हालत है वहाँ पर। इधर देख लें, KPK के अंदर अमन अमान का हाल देख लें। पहले ईस्ट बॉर्डर पर हमारा दुश्मन था, अब वेस्टर्न सूरत हाल भी हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है। पाकिस्तान सैंडविच बनता चला जा रहा है, सबको नजर आ रहा है। लिहाजा आप दुनिया के अंदर भी आप बदनाम हो चुके हैं बहुत ज्यादा। तो पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है, इसको लोगों को भी हील करने की जरूरत है, जिससे निकालने की जरूरत है। अगर इतवार को मुलाकात करा देगी बिल आकर डिले करने के बाद, तो एक अच्छी चीज, इसको वेलकम करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है, किसी एक पार्टी का नहीं है। और जो पावर पॉलिटिक्स करने वाले लोग, इख्तिदार के भूखे होते हैं, ये खौफजदा हो जाता है कि पावर हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, ये पावर कॉरिडोर में रहने के बगैर नहीं रह सकते। सो कल जो मुलाकात हुई, पाकिस्तान के अवाम ने चलाना है। जो कल मुलाकात हुई अलामा साहब, क्या उसमें आपको ख्वाहिश के मुताबिक खुली जगह पर मुशावरत का मौका मिला या नहीं? देखें, पहली बात यह है कि वो तो एक ओपन एटमॉस्फेयर में, कंफर्ट माहौल में मुलाकात होती तो बहुत अच्छा था। उसी कमरे में मुलाकात हुई जहाँ पहली मुलाकात हुई थी, और उसी तंग जगह बड़ा मुनासिब तरह से बैठ भी नहीं सकता है। तो ना वो फासला होता है, आमने सामने एक बीच में शीशा लगा हुआ है, और तो 4 बंदे मुश्किल से बैठे, 5वें बंदे के लिए अलग से वो सीढ़ी। अगर आप 6-7 होते तो बिल्कुल ही वो था, जगह नहीं थी। और लिहाजा ये कोई, लेकिन टाइम निस्बतन पहले से ज़्यादा था, और लेकिन ना हमारे पास कलम था ना कागज़ था। हम कुछ लिख के ले जाते, कुछ वो तो सारी आपको पता है तलाशी लेते हैं, हर चीज़ जेब में जो होती है वो निकाल लेते हैं। और इस तरह से बहरहाल पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ लोग मुलाकात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल तो वहाँ नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी। तो फिर बातचीत क्या हुई, किस बात पे ज्यादा मुशावरत हुई? देखें, खान साहब ने पहली बात कही कि देखें, जुडिशल कमीशन एक सिविलाइज्ड, कानूनी, आईनी हमारा हक है। 9 मई के हवाले से, 9 मई बहुत आम है, उस पर एक बयानिया बनाया गया जिसकी बुनियाद पर एक पार्टी को दहशतगर्द, इंतशारी टोला, पता नहीं क्या कुछ कहा गया। फिर जो सियासी वर्कर्स को किस तरह से पकड़ के जेलों में डाला गया, जवानों को जेलों में डाला गया, चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों को टार्चर किया गया, उनसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाए गए, और फिर उस लॉन्ड्री में डालकर उनको पा करके निकाल दिया गया। तो ये कैसा था। और मुताबिक क्या कि जी इन्होंने सारा कुछ इन्होंने किया। तो वो कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने, CCTV कैमरों की फुटेज लेके आए, तहकीकात करें, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्या खान साहब ने ये बात भी की, क्या ये बात भी की कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता 3rd राउंड में, तो फिर आप बातचीत खत्म कर दें? क्योंकि हामिद रजा साहब ने ये बात की है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन का एक मैसेकर हुआ है, एक इतना जुल्म हुआ है। तो खान साहब ने कहा कि अगर ये इसका मतलब है संजीदा नहीं है, अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाते, संजीदा नहीं है, फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। जुडिशल कमीशन बनाए और इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन होना चाहिए। और उन्होंने कहा मेरा किसी खास जज के बारे में वो नहीं है, सीनियर मोस्ट जज हो जाए, जिस पर इतफाक हो जाए, जिस जज के ऊपर वो आ जाए। बिलाखिर इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और फिर सियासी जो कैदी हैं, इनके ट्रायल के रास्ते में रुकावटें खड़ी ना की जाए। ये भी है। देखिए, सियासी कैदी और सियासी वर्कर एक मुल्क की बहुत बड़ी सरमाया होता है, सियासी जिंदगी का ना, सियासी जद्दोजहद का, जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का। इनको तो इस तरह से कुचलना, जेलों में डालना, तशद्दुद करना, मिलिट्री ट्रायल करना, ये सारा कुछ गलत हुआ है।
तमाम पार्टियों को सियासी वर्कर्स का शेल्टर बन जाना चाहिए, ताकि उनके सियासी वर्कर जो मुल्क के अंदर सियासी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं उनको प्रोटेक्ट करें, ना कि उनकी हौसला शिकनी करें, उनका तमाशा देखे, उन पर जुल्म हो रहा है, आप तमाशा देखें उनका, गिरफ्तार करके मारा जा रहा है टीवी पर लगा। कुछ डेवलपमेंट तो हुई है, हमने देखा कि आप लोगों की कल मुलाकात हुई, आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक मरतबा फिर मुलतवी हो गया, चेयरमैन सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए। सो क्या ये ट्रस्ट बिल्ड करने की एक्सरसाइज हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से? खान साहब को शिद्दत से इंतजार है इस कादर ट्रस्ट वाले केस का फैसला हो जाए। वो मुंतजिर थे आज फैसला होगा, और वो ये कह रहे थे कि ये मुझे पता है फैसला भी क्या होगा, मेरे खिलाफ फैसला करेंगे, जो कि इनका माजी गवाह है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर क्या कहते हैं कि अमूमन कानून की धज्जियां भी घेरी जाती हैं, लेकिन वो कह रहे थे ये फैसला करेंगे, दुनिया दुनिया की निगाह में और शर्मिंदा होंगे, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है और नीचे जाएगा और अपना वकार खोएगा। उनको वो चाहते थे कि आज फैसला आ जाए, उनको शिद्दत से इंतजार है। और मेरे ख्याल में आप देखें पहले भी 2 दफा डिले हुआ है, आज भी डिले कर दिया इन्होंने, तो ये तो हुकूमत को बताना चाहिए कि हमने क्यों डिले किया है। आप देखें, आप सुने, आप देखें ना कल क्या हो रहा था, कल किस तरह से टीवी चैनल के ऊपर बोला जा रहा था उसको जेल में सजा होने वाली है, ये होने वाला है, पता नहीं एक तूफान था। वो कहाँ गया, वो बताए ना आज क्यों डिले हुआ है, जो कल कहते कि फैसला आ रहा है। Right. उनसे पूछे, उनको बुलाए टीवी चैनल के ऊपर, बताओ भाई क्यों डिले हुआ है, क्योंकि वो बड़े बाखबर आदमी थे, यूं लगता था कि हमारी दुनिया के स्पोक्समैन है वो, तो उन्हें ले पूछे उनसे, उनको क्यों नहीं पूछा जाता? फैसल वाडा साहब ने ये कहा है कि बानी पीटीआई के जेल जाने या खान साहब के जेल जाने और वहां तक पहुंचने और अब उनके कत्ल करवाने की साजिश भी हो रही है जो पार्टी की तरफ से हो रही है। मैं बात सुने, मैं मुलाकात करता हूँ खान साहब के साथ, उनको अपनी मुज़ाकराती टीम पर बिल्कुल यकीन है, एतमाद है, और वो उन्होंने इनको इंतखाब किया। ये कौन है, पार्टी में है ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है पार्टी के अंदर क्या सूरत हाल है, और ये बैठते हैं और खबरें देते हैं, कहीं और से लेके आते हैं, स्पोक्समैन बन जाते हैं और फिर पाकिस्तान के अवाम को डिस्टर्ब करते हैं। उन पाकिस्तान के अवाम को हील करने की जरूरत है, वो पहले महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, सिस्टम पर उनका एतमाद खत्म हो चुका है, लोगों में मायूसी फैली हुई है, लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं, इन्हें हील करनी चाहिए, इनको कत्ल की खबरें देनी चाहिए। अफसोस की बात है, इनको पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, इसके क्या असरात होते हैं। क्या ये खतरा है? बानी खुद भी कह चुके हैं, बानी पीटीआई के ये खतरा मौजूद है। देखे मेरी बात सुने, इमरान खान को कोई मारेगा ना, पाकिस्तान के अवाम का कत्ल करना चाहता है, ये जमाना गुजर गया, भुट्टो साहब को फांसी दे देगी इन्होंने। आज पाकिस्तान के लोग, जो जवान लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम बेदार है, दुनिया बेदार है, दुनिया देख रही है, अंधी नहीं है, और पाकिस्तान का वकार देखे, दुनिया में इमेज तबाह हो गया, लोग अरबों रुपया खर्च करते हैं, अपने मुल्क का इमेज बनाते हैं, बेहतर इमेज, यहां से पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का इमेज बद से बदतर किया जाए, और इसी तरह के लोग जो बातें करते हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। भाई बात सुनो, तुम्हारे पास एविडेंस है, कहां से खबर दे रहे हो, अफवाहें फैला रहे हो, तो खुदा को खौफ करो, कैसी बातें करते हो। कल मौलाना फजलुर रहमान ने जो शिकवा किया है कि मुझसे भी मशावरत कर लेते, ये उनका शिकवा जायज नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी सपोर्ट किया था पीटीआई को। मेरे ख्याल में ये तो पीटीआई वाले जवाब देंगे, जो कि पीटीआई वाले से बातचीत करते रहे हैं। मेरा इस हवाले से कोई खास मालूमात नहीं है, ना मैं अनबोर्ड हूँ इन हवालों से। राइट, लेट्स से कि नेक्स्ट राउंड में गवर्नमेंट मान जाती है कि हम आपको कमीशन बना देते हैं, तो क्या आप हुकूमत का मैंडेट तस्लीम कर लेंगे इन रिटर्न, क्योंकि उन्होंने अपने मुतालबात देने हैं? बात सुने, पाकिस्तान के अवाम मैंडेट नहीं मान रहे। 8 फरवरी को, फिर 9 को जो हुआ है, दुनिया ने देखा है, मेरी बेटी, मेरी बहन, दुनिया ने देखा है, इलीगल इलेजिटिमेट हुकूमत है, ये नहीं चल पा रहे, अवाम का एतमाद इनको हासिल नहीं है, सियासतदानों का कल के नाखून लेने चाहिए। देखें, पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था, सियासतदान ही चलाएंगे, लेकिन कैसे अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाएंगे, वो हुकूमत बनाएंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और दुनिया में भी इसका एतबार होगा। जब आप खुद ही इस तरह से आए, और जब आपको याद होगा कि इनको जबरदस्ती हुकूमत में लाया गया, ये आने नहीं चाहते थे, खुद इनसे पूछे, इनके बच्चे भी कहते हैं कि तुम हारे हुए हो, घर वाले भी कहते हैं हारे हुए उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। अलामा राजा नासिर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे थे। आज सारा दिन ये बहस होती रही कि 190 मिलियन केस का फैसला डिले क्यों हुआ। एक बार फिर एक तरफ से ये कहा जाता रहा कि ये मुज़ाकरात के साथ ही इसका अटैच्ड है ये मामला, दूसरी तरफ से पीटीआई ये कह रही है कि नहीं, आप फैसला कीजिए। सो क्या इसके अंदर राज है, हम बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक।
बैक। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज एक बार फिर यानी तीसरी बार मुलतवी कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने आज ऐलान किया कि अब यह फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पहले 30 दिसंबर और उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। फिर तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख दी गई। आज सुबह 11 बजे जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में मुल्ज़िमान की मौजूदगी में फैसला सुनाना था। टाइम इससे कुछ ही देर कबल जज की जानिब से नई तारीख सामने आ गई। आज जज नासिर जावेद अलग सुबह अडियाला जेल पहुंच गए थे, जिसके बाद सबको फैसले का इंतज़ार था। जज साहब तो कमरा अदालत में पहुंच गए, लेकिन ये रिपोर्ट हुआ कि मुल्ज़िमान कमरा अदालत तक नहीं पहुंच सके। इस मौके पर जज नासिर जावेद ने जो रिमार्क्स दिए वो यूँ है: 2 घंटे में इंतज़ार करता रहा हूँ, 8:30 बजे कमरा अदालत में मौजूद होना था। मुल्ज़िम बानी तहरीक इंसाफ को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया गया कि वो अदालत में पेश हों, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। शरीक मुल्ज़िमा बुशरा बीबी भी अडियाला जेल नहीं पहुंच सकी। मेरे पास तहरीर शुदा फैसला मौजूद है और इससे मैं आज सुनाना चाहता था। सो इंटरेस्टिंग रिमार्क्स। एग्जैक्टली इस केस की वैल्यू क्या है? क्या इसका कोई ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ है? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ये फैसला मुलतवी हुआ, दोनों तरफ से कहा गया कि मसलन गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि ये लोग डिले करा रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था और PTI की तरफ से कहा गया कि गवर्नमेंट इसको डिले करा रही है। इस पर बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू यू बैरिस्टर साद रसूल। सो एग्जैक्टली ये क्यों डिले हो रहा है? क्या इसमें कोई जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो कहीं ना कहीं फिट होती हैं, या एक्चुअली यूजुअल डिले है? देखिए, यूजुअल वैसे तो कानूनी तौर के ऊपर तो इसके अंदर कोई मज़ायका नहीं है कि अगर जज या तो कहे कि मैं फ़लाँ डेट को एक मुकदमे का फ़ैसला सुनाऊंगा और उसके बाद कहे कि मुझे भी उसमें कुछ लिखने की मज़ीद वक्त चाहिए, उसको थोड़ा डिले कर दे, इसमें कोई कबाहत नहीं। या दूसरी तरफ इस प्रोपोजिशन में भी कम कंट्रोवर्सी है कि अगर मुल्ज़िमान मौजूद ना हों तो आप यूजुअली क्रिमिनल केसेस के फैसले मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में नहीं सुनाते। ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां सुनाए गए हैं, लेकिन यूजुअली प्रैक्टिस ये है कि क्रिमिनल केसेस को आप मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में नहीं सुनाते। तो शायद टेक्निकल एक्सक्यूज़ तो जज साहब के पास मौजूद हो, लेकिन हम इसको डाइवोर्स नहीं कर सकते उन सर्कमस्टांसेस से जिसके अंदर ये केस प्ले आउट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मुल्ज़िमान की अदम मौजूदगी इस वजह से नहीं कि मुल्ज़िमान नहीं आना चाह रहे थे। मुल्ज़िमान तो ज़ेरे हिरासत हैं, मुल्ज़िमान को तो जेल अथॉरिटीज़ ने लेके आना है। ये क्या पॉसिबल है कि बानी PTI इमरान खान साहब किसी मुकदमे में खुद चले जाएं, खुद ना जाएं, कहें आज मैं नहीं जाना चाहता, कल मैं जाना चाहता हूँ? ये तो जो बाहर लोग मौजूद हैं, जो जिनको आज़ादी है, जिनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वो ये काम कर सकते हैं। ज़ेरे हिरासत शख्स तो हर दफ़ा जब अदालत कहेगी, ये उनके लिए तो समझ आ गई बात, बट बुशरा बीबी तो आ सकती थी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उस पर्सपेक्टिव में, और मैं इसको नहीं जानता, मेरा ख्याल है कि PTI की तरफ से शायद इसका कोई मौक़िफ़ बेहतर बता सके। PTI के लोगों का जो वकला हजरात हैं, उनके बयानात तो आज ये थे कि जज साहब ने पहले 11 बजे का टाइम दिया था और हम सब उसके मुताबिक यहाँ पे मौजूद होने का हमारा प्लान था। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या जज साहब दुरुस्त कह रहे हैं? क्या दूसरी सब साइड दुरुस्त कह रही है? इसके अंदर हकीकत क्या है, ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं लेकिन एक ज़रूरी बात आपकी इजाज़त से करूँ। इमरान खान साहब के केसेस में हमने देखा कि ख्वाह कितना भी इंतज़ार करना पड़े जज साहिबान को, ख्वाह वो रात के 3 बजे बैठ के प्रोसीडिंग्स करनी पड़े, ख्वाह वो सोते हुए किसी शख्स को जगा के बुला के अदालत करवानी पड़े सुबह के रात के 12 बजे 1 बजे, तो इमरान खान साहब के केसेस में जहाँ पे ये इरादा था अदालत का और कानून का और आइन का कि हम कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, तो रात के 3 बजे भी सज़ा सुनाई गई। ये एक्सक्यूज़ जज साहब का ये कह के कि जी हम 11 बजे कहीं इस मुकदमे को सुनेंगे, उसके बाद 8:30 बजे आ जाना, चले आ गए, पैगाम भिजवाना कि इमरान खान साहब को हाजिर किया जाए, और ये कहना कि 2 घंटे जेल की अथॉरिटीज़ एक जज की बात उन्होंने नहीं सुनी और इमरान खान साहब को जेल के सेल से अदालत के कमरे तक नहीं लेके आए 2 घंटे तक। ये बहुत ही कमज़ोर दलील लगती है। लगता ये है जो सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं, लगता ये है कि इसके अंदर शायद कुछ एक्सट्रेनस सर्कमस्टांसेस इसके अंदर शामिल हों। शायद ये जो बात PTI की तरफ से की जा रही है, कुछ बड़े सीनियर लोगों की तरफ से की जा रही है कि ये आखिरी मुकदमा, वो आखिरी मुकदमा जिसकी वजह से इमरान खान साहब जेल में हैं, बाकी सब में तो उनकी बेल्स हो चुकी हैं,
उसको एक तलवार के तौर पे लटकाया जा रहा है। और बज़ाहिरन लगता यह है कि PTI का और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का ये कहना है कि इसको जल्दी फैसला करें, ना सिर्फ इसलिए कि तलवार ख़त्म हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से कि जब तक ये इस सतह पे रहेगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कोर्ट के अंदर रहेगा, तब तक तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने से इसको शायद कोई रोक नहीं सकता। इमरान खान साहब को माजी की तरह सबसे ज़्यादा उम्मीद रिहाई की और बेहतरी की अपेलेट कोर्ट से है, तो वो चाहते हैं कि इसको जल्द अज जल्द फैसला सुना के इसकी अपील हाई कोर्ट में फाइल की जाए। इस सब के अंदर लगता यह है कि इसमें शायद कोई सियासी अनासर भी शामिल हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि जज साहब के पास टेक्निकल बुनियाद मौजूद थी इस केस को एडजर्न करने की। राइट, थैंक यू फॉर योर डिटेल्ड आंसर। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये कहा जा रहा है कि इसको प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है इस फैसले को, बट दूसरी तरफ ये भी वाज़ेह है कि इसमें जिन जिन लोगों से बात करें सभी कहते हैं कि सज़ा हो जाएगी बानी PTI को। ये इतना ही क्लियर केस है, आपको भी यही लगता है कि इसमें सज़ा ही होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए, जो हम असल में ओपन ट्रायल नहीं है, ये जेल के अंदर हो रहा है, वहाँ अदालत लगाई जाती है, तो हमने इस केस को नहीं देखा, ना आपने, ना साद रसूल ने या किसी और ने इसको नहीं देखा कि वहाँ क्या हुआ है, क्या हुआ। तो नेचुरली, लेकिन क्योंकि बाकी जो एक तसलसल से उनको हर लोअर कोर्ट से या नीचे की अदालतों से उनको सजाएं होती रही है, जो बाद में कलअदम करार दी हाई कोर्ट ने, तो लोग यही कह रहे हैं कि इनको हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हुकूमत वक्त सब चाहती है उनको सजा हो और इमरान खान साहब जेल में ही रहें। और ये देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करूं, पहले तो आप देखें हमारा एक सेक्शन है 366 क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके अंदर जजमेंट की डिलीवरी का दिया है, किस तरह से जजमेंट सुनाई जाएगी। उन्होंने कहा जजमेंट सुनाई जाएगी, अगर एक्यूज कस्टडी में है तो उसको पेश किया जाएगा, अगर जो टाइम है तो ये जेल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी थी, और अगर जो एक्यूज बाहर है उसको टाइम बता दिया जाएगा कि इस वक्त पे आप पहुंचे। जो सुनने में आ रहा है कि सलमान सब्ज़ा लाहौर से आते हैं और बुशरा बीवी शायद पेशावर से आती हैं, तो उनको टाइम 11 बजे का दिया गया, तो जज साहब ने पहले अजन कर दिया। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी 366 का एक सब सेक्शन है जो कहता है कि अगर इसकी उनकी प्रेजेंस में ना भी सुनाया जाए, या प्लीडर को, देखिए नोटिस प्लीडर को भी जाता है जो वकील होता है, अगर ना चुनाए तो जजमेंट कलअदम नहीं हो जाएगी। तो ये 366 पढ़ ले, उसमें क्लियर है कि जी, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं था जज साहब को कि वो आए नहीं, तो कस्टडी में, तो उनके तो अंडर 366 तो जेल अथॉरिटीज को उनको पेश करने की जरूरत है। तो जज साहब 2 घंटे बैठे हुए थे, उसी जेल में बैठे थे, बुलवा लेते। तो ये कहना इसका नहीं। लेकिन अब देखिए, जो मेन आपका सवाल है कि क्या इसमें सजा हो जाएगी, लोगों का आम ख्याल यही है कि इनको सजा होगी, जो क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ का तो इस वक्त जो हाल है वो आप भी जानते हो, खासतौर पे 26वीं तरमीम के बाद जो एक पूरी ठीक है, जो जुडिशरी को दबा दिया जाए उन 6 जजों के खत के बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद, जो हमने हाल देखा है वो तो आपके सामने, मेरे सामने। देखिए, इसमें मुद्दा क्या है, इशू ये है कि ये केस है क्या, कि देखिए लोग आम बात करते हैं कि जो अल-कादिर ट्रस्ट में चला गया, ये इमरान खान साहब पैसा, ये केस शुरू हुआ है नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, उन्होंने एक इशू किया कि इन्होंने रियाज मलिक साहब ने हसन नवाज, जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं, 1 हाइट पार्क का घर जो खरीद दिया 50 मिलियन का, वो उनका ख्याल था कि ये अमाउंट ज्यादा थी, पैसा किस तरह से आया और किस तरह से खरीदा गया। इस पे उन्होंने फ्रीजिंग ऑर्डर कर दिया अंडर देयर लॉ, उनके फ्रीजिंग ऑर्डर की पावर है अंडर देयर लॉ। लेकिन बाद में एक सेटलमेंट किया, उन्होंने एक सिविल सेटलमेंट किया कि जी हम ये एक सेटलमेंट किया, और ये लिखा कि ये जो हम सेटलमेंट कर रहे हैं इससे आप पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अच्छा, अब ये पैसा रियासत पाकिस्तान का नहीं है, वो रियाज मलिक साहब को जब वो पैसा छुटा मिला तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आया, उस रियाज मलिक साहब ने भेजा, कि कोई हुकूमत पाकिस्तान, ये एनसीए ने नहीं भेजा, उन्होंने वहां से जो एनसीए ने भेजा वो सुप्रीम कोर्ट में आया, उन्होंने कहा मेरी लाइबिलिटी है, उसको हम सेटल कर देते हैं। अच्छा, लेकिन एनसीए ने एक बात कही, एनसीए ने कहा कि जी ये हमारे बहुत सारे इस तरह से सेटलमेंट होते हैं, आप इसको खुफिया रखेंगे जो हमारा एग्रीमेंट होगा। ये वो खत है जो उसमें आया कैबिनेट में, और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम इसको खुफिया रखेंगे, ये हमसे नेशनल क्राइम एजेंसी जो है यूके ने, क्योंकि और भी इश्यूज हैं इसमें, अगर ये पैसा इस तरह से नहीं आता तो हुकूमत पाकिस्तान कितने साल लड़ती वहां ब्रिटेन में कि पैसा हमारा हुकूमत पाकिस्तान का। देखिए आया सुप्रीम कोर्ट, इमरान खान साहब के अकाउंट में नहीं गया, अब वो अल कादिर ट्रस्ट से उसको जोड़ना कि जो अल कादिर ट्रस्ट में और एक ट्रस्ट, अब तो देखिए शौकत खानम ट्रस्ट है, अल कादिर ट्रस्ट है, कोई बता दे कि इनमें से एक पैसा इमरान खान साहब ने किया, दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये इसको लिंक करने की कोशिश की गई है कि जी ये वहां से पैसा आया हुकूमत पाकिस्तान का, और आपने देखा पीछे जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने उठा के वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया, तो इमरान खान साहब या बुशरा बीबी की जेब में तो गया नहीं। तो ये केस है,
اب اس کیس پہ کیا شہادت انہوں نے لا کے دی, کس طرح سے اس کو کنیکٹ کیا کہ یہ جرم کیا ہے عمران خان صاحب نے اور حکومت پاکستان کو نقصان ہو گیا, جبکہ پیسہ تو خود حکومت پاکستان کی اب اکاؤنٹ میں چلا گیا کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں. ٹھیک ہے, اگر اجازت دیں زبیر صاحب, سوال کم ٹو یو بیسٹ سعد رسول. اس میں کچھ سوالات ہیں جو کہ جواب طلب ہیں. مثلا یہ کہ کیبنٹ جب خود اس کے ممبرز کہہ رہے تھے کہ ہمیں اعتراض ہے اس کے اوپر, پھر بھی ان کے سگنیچر ہو جانا, بعد میں فواد چوہدری صاحب نے بھی بات کی, فیصل واڈر صاحب نے بھی بات کی, سو یہ کیا ایک لوپ ہول ہے؟ دوسرا, القادر ٹرسٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو isn't this a question کہ پرائم منسٹر کیوں اسی ٹرسٹ کے بارے میں سوچیں گے جو ان کی اہلیہ کا ہے؟ سو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں نہیں آتا. دیکھیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے کویشچن تو فیکچول بیس کویشچن ہے, یہ تو ٹرائل کورٹ آنسر کرے گی. لیکن آپ نے جو بات کی اور زبیری صاحب نے بھی جو بڑی مفصل بات کی, میں اس کے اوپر 2 کامنٹس کرتا چلوں. آئین کے آرٹیکل 90 اور 91 کے نیچے کیبنٹ کی, فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیفینیشن اور کیبنٹ کی فنکشننگ کا ایک طریقہ کار ہے. اس کو پاکستان کے ایک بڑے مشہور کیس مصطفیٰ امپیکس کے اندر اس کو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ آرٹیکل 90 اور 91 کا کیا مقصد ہے, یعنی کہ کیبنٹ کی فنکشننگ کا فیڈرل گورنمنٹ کا مقصد کیا ہوگا. اس ججمنٹ کے اندر اور اس کے بعد بیشتر سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے اندر آئین پاکستان کو اور فیڈرل گورنمنٹ کے رولز آف بزنس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ جب کوئی کابینہ کا ممبر سائن کر دیتا ہے کیبنٹ کے اوپر سمری, تو اس کی ایکول رسپانسبلٹی, اس کو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ڈاکٹرن کہتے ہیں, کہ ان کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھی نہیں, میں نے سوچا نہیں تھا, یا میں تو بس کسی غنودگی کی حالت میں تھا اور میرے سے سائن کروا لیا گیا. یہاں پہ آلموسٹ یہی کہہ رہے ہیں جی. اور اگر کوئی شخص ڈس ایگری کرتا تھا وہاں پہ, تو اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے آرٹیکل 1991 کی ججمنٹس کے نیچے کہ وہ تحریری طور پہ بتائے کہ وہ اس سے ڈس ایگری کرتا ہے اور یہ وجوہات ہیں. تو کابینہ کے اندر سے پرائم منسٹر کو آئسولیٹ کرنا اس کے اندر تھوڑا سا مشکل ہوگا جب یہ اپیل کے پروسیس کے اندر جائے گا. اور جو دوسری بات عابد زبیری صاحب نے کی, میں اس کو تھوڑا سمرائز کروں. جو زبیری صاحب نے بھی فیکٹس بتائے اور یہی ایویڈنس ہمارے سامنے بھی ہے جو رپورٹ ہوا مختلف پیریڈز کے اندر, کہ جو پیسہ پاکستان آیا 190 ملین پاؤنڈز کا, اس کے پیچھے کنوکشن کوئی نہیں ہے, یعنی کہ وہ کسی کرمنل آرڈر کے بعد نہیں آیا, وہ ایک سیٹلمنٹ کے تھرو آیا. پیسہ آیا سپریم کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ کو پتا تھا کہاں سے پیسہ آیا, کس زمرے میں آیا. جب سپریم کورٹ کے پاس وہ پیسہ تھا تو اس کو کسی ایسے اکاؤنٹ میں ڈالا گیا جہاں پہ اس کے اوپر مزید کلیکشنز, کاسٹ آف فنڈز, انٹرسٹ, جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں, شاید اسلامک انسٹرومنٹ تھا, اس کی وجہ سے وہ پیسہ بڑھتا گیا اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں رہا. پھر جب وہ ریلیز ہوا تو وہ بھی کیونکہ سپریم کورٹ کی نگرانی کے اندر یہ پیسہ رکھا گیا تھا تو سپریم کورٹ کے نالج سے ریلیز ہوا. اس سارے کے اندر ٹرائل کورٹ کا یہ کہنا یا انویسٹیگیٹو ایجنسیز کا یہ کہنا کہ 2 باتیں, ایک یہ کہ ان کو ایک ایسی بات پتہ ہے اس کے اندر کرائم جو سپریم کورٹ کو متعدد بار اس سارے پروسیس کے اندر پتہ نہیں چلا. دوسرا یہ کہ اگر واقعی اس کے اندر کوئی اس طرح کا کرائم کمٹ ہوا ہے کہ نیشنل ایکسچیکر کے پیسے سے آپ نے ایک پرائیویٹ آپ نے ایک بحریہ ٹاؤن کا آپ نے ڈیٹ سیٹل کر دیا, اگر واقعی اس طرح کا کوئی فیکٹ ہے تو جو متعلقہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں بصد احترام, جنہوں نے یہ کرنے کی اجازت دی اس وقت, آپ ان کو ایکیوزڈ میں رکھیں. آپ یہ کہیں کہ نہ کیبنٹ کا کوئی اور شخص ہوگا, نہ عدالت کا کوئی اور شخص ہوگا, اور اب ایک شخص کے خلاف یہ مقدمہ چلائیں گے. میرے خیال میں یہ ایک ایسا سکم ہے جو جب یہ مقدمہ اپیلز میں آئے گا اور ہائر کورٹس اس کو دیکھیں گی تو حکومت اور پروسیکیوشن کے لیے ان سوالات کا جواب دینا بڑا مشکل ہوگا. رائٹ, ویری انٹرسٹنگ. سو ایک ہی کویشچن ہے آپ دونوں سے. زبیر صاحب, فرسٹ فرام یو. چیف جسٹس نے یہ کہا کہ وہ وقت گزر گیا جب ججز نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشن لی ہوئی تھی, سپریم کورٹ تبدیل ہو چکی ہے, اب معاملات ویسے نہیں ہیں جب ماضی میں تھے. سو از دس کریکٹ؟ نہیں, آئی ڈونٹ ایگری ود utmost respect to the honorable چیف جسٹس. بالکل نہیں, کیونکہ دیکھیے مسئلہ سارا 26ویں ترمیم کے کیس کو ہی دیکھ لیجئے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں 2 ججز, سینئر ججز جو اس کمیٹی کا حصہ تھے, انہوں نے کہا 26ویں ترمیم کا کیس فیصلہ کورٹ میں ہونا چاہیے. بذات یہ جو آنریبل چیف جسٹس تھے انہوں نے شاید اس سے اختلاف کیا, لیکن آپ دیکھیں وہ کیس لگا نہیں, کیونکہ کمیٹی نے جب ایک فیصلہ کر دیا اکثریت سے تو کیس لگنا چاہیے تھا. اور اس میں ابھی جا کے تو نمبر لگے, اب پتہ نہیں جہاں وہ لگے گا. ہم لوگوں نے اپلیکیشن دے دی ہے فل کورٹ کی ہیئرنگ کی اس کی, لیکن دیکھیے تو اگر یہ نئی بات ہے تو یہ, اور پھر ایک کورٹ کے اندر ایک سپرا کورٹ بن جانا, ایک بینچ بن جانا, جو سارے کیس ایک ہی کیس وہاں چلے جا رہا ہے, میں بھی اس کیس کے اندر ہوں, تو باقی جو سارے کانسٹیٹیوشنل کے کیسز ہیں یا اور کیسز ہیں وہ سب لگ ہی نہیں رہے.
تو آپ کا جو ایشو تھا کہ جی وہ کیس ہی نہیں چلتے, تو بالکل اس کی تو پورا پیرالائز ہو گیا ہے سسٹم, کیونکہ اگر ایک ہی کیس چل رہا ہے, وہاں روز ایک کیس چلتا ہے. ابھی پچھلے ابھی شروع ہوا دوبارہ, دسمبر میں بھی چل رہا تھا, چھٹیوں کے بعد پھر شروع ہوا ہے, وہ ملٹری کورٹس کا کیس ہے. تو باقی کیسز جو 26ویں ترمیم وغیرہ کی وہ تو ابھی ٹیک اپ ہی نہیں ہوئے, یا اور جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں, جو میٹرز ہیں, وہ تو آئی نہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان میں کوئی ہے. دیکھیں ڈفرینس ہو سکتا ہے, ڈفرینس یہ ہے کہ آپ نے ان کے 2 سینئر ججز کی جو کمیٹی تھی, ان کی بات, اکثریت بات آپ نے نہیں مانی. انٹرسٹنگ. ڈو یو ایگری ود ہم؟ اور اس میں کیونکہ ملٹری کورٹس کا ذکر ہوا, سو اس سماعت میں جو ریمارکس ہیں وہ تو کافی سخت آ رہے ہیں ججز کے. What do you expect کہ ڈیسیجن ہوگا؟ دیکھیں ملٹری کورٹس کا ڈیسیجن تو تقریباً سپریم کورٹ کر چکی ہے. ہمیں وہ لوڈوگ وٹکنسٹائن جرمنی کے فلاسفر تھے, انہوں نے کہا کہ the hardest thing to do in life is not to fool yourself. اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنانا سب سے مشکل کام ہے. ہمیں اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. سپریم کورٹ تقریباً ملٹری کورٹس کے فیصلے کا افیکٹولی جب آپ نے اجازت دے دی کہ آپ فیصلے سنا دیں, تو اب وہ لوگ جن کو فیصلے یا سنا دیے گئے, یا انہوں نے سزائیں پوری کر لیں, یا انہیں پارڈنز مل گئیں, ان کو آپ انڈو کیسے کریں گے؟ کیا ان کا ایک فریش ٹرائل ہوگا؟ وہ پھر سے ایک نئے ٹرائل کے تھرو گزریں گے؟ افیکٹولی تو ملٹری کورٹس تقریباً میرے خیال میں انڈورسمنٹ آئے گی سپریم کورٹ. میرے خیال میں دیکھیے ملٹری کورٹس کے کیس کے اندر 2 افیکٹو سوال ہیں. ایک یہ کہ کیا آرمی ایکٹ کا سیکشن 2(1)(d) جس کے تحت جورسڈکشن ہے یا جورسڈکشن لی جاتی ہے کہ ایک سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکے, کیا وہ آئین کے مطابق ہے یا مترادف ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایون اگر وہ آئین کے مطابق ہے, اگر نیچے کی ججمنٹ غلط ہے اور وہ آئین کے مطابق ہے, آپ آرمی ایکٹ کی شک کو سیو بھی کر لیں, تو کیا 9 مئی کو ایسے حادثات ہوئے جو اس زمرے میں فال کرتے ہیں؟ میرے خیال میں جو اجازت دی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلے سنانے میں, اس میں سپریم کورٹ کا مائنڈ تقریباً آپ اس کو ڈیڈیوس کر سکتے ہیں. فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی, لیکن آپ ان کا مائنڈ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں. جو عابد صاحب نے بات کی, میں زبیر صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں. چیف جسٹس صاحب کی بات موضوع نہیں لگتی, اور ہمیں کسی کے اوپر قیاس رائز کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے چیف جسٹس, ہمارے سامنے منصور علی شاہ صاحب کے 4 یا 5 خطوط ہیں. آج ایک میرا خیال ہے کسٹمز کے کیس کے اندر ایک قانونی شک انڈر کویسچن تھی, اس کی کانسٹیٹیوشنالٹی سیکشن 221(2) کی کانسٹیٹیوشن وہ انڈر چیلنج تھی. اس میں ایک ایسا بینچ جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں, انہوں نے بڑے سخت سوال پوچھے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 191 کے نیچے آپ سپریم کورٹ کے ججز کی پاور کیسے ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم سے ریلیٹ کرتے ہیں. ایک ایسی ترمیم جس کو چیف جسٹس صاحب ایکسیپٹ کر چکے ہیں, ایک ایسی ترمیم جس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر بہت سارے لوگ جو اس کے تابع نیچرلی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کے نیچے کیسز سن رہے ہیں. تو اٹ از ایبسولوٹلی میرے خیال میں اپیرنٹ کہ بہت سارے لوگ جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب وغیرہ سر فہرست ہیں, ان کا خیال ہے کہ ابھی ہمیں آئینی ترمیم کی کانسٹیٹیوشنالٹی کو دیکھنے کے بعد بہت سارے امپورٹنٹ فیصلے کرنے چاہیے. ایک دوسری طرف جو چیف جسٹس صاحب اور دیگر لوگ ہیں, ان کا خیال ہے کہ امپورٹنٹ فیصلے کرتے رہنے چاہیے اور آئینی ترمیم کی کانسٹیٹیوشنالٹی دیکھ لی جائے گی. یہ اتنا بنیادی ڈفرینس آف اوپینین ہے, کہ اس کو صرف جوڈیشل ڈفرینس نہیں کہا جا سکتا, یہ ایک پورا کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہے, جو میرے خیال میں جس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کے سب جج اب واپس ایک پیج پہ آ گئے. رائٹ, تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو جینٹلمین. ہم ایک بریک لیں گے اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لاس اینجلس اور اس کے مضافاتی علاقوں کی جنگل میں لگنے والی آگ سے ہلاکتوں کی تعداد 24 تک پہنچ گئی ہے. فائر ڈپارٹمنٹ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آگ پر قابو پانے کی کوشش منگل اور بدھ کو تیز ہواؤں کی وجہ سے شدید متاثر ہو سکتی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ کے پھیلاؤ سے متعلق ریڈ فلیگ وارننگ بدھ تک نافذ رہے گی. سو جو ایک ریسکیو ورک ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا جیسا کہ ہونا چاہیے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس وقت لاس اینجلس میں 3 مقامات پر آگ اس وقت بھی لگی ہوئی ہے. لاس اینجلس کاؤنٹی کی ڈپٹی شیرف کے مطابق جنوبی کیلیفورنیا
में जंगल की आग ने शहर के कुछ मोहल्लों को या कुछ इलाकों को ऐसा कर दिया है जैसे वहाँ कोई बड़ी जंग हुई हो। आप स्क्रीन पर भी मनाज़िर देख सकते हैं। इस आग के बायस अब तक अरबों डॉलर के अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा चुका है। इतवार को मौसम की निगरानी करने वाली एक निजी कंपनी ने आग लगने से जो लगे हुए माशी नुकसान का एक तखमीना दिया, जो कि तकरीबन 250 अरब अमरीकी डॉलर बताया जा रहा है। मुकामी हकाम ने लॉस एंजलिस में आग लगने की वजह फिलहाल तेज़ हवाओं खुश्क मौसम को करार दिया है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब उनसे सवाल किया गया कि क्या इसमें कोई और आंसर भी हो सकता है, तो दे सेड कि अभी हम फोकस कर रहे हैं कि रेस्क्यू कैसे होगा, इस मामले में कोई बात नहीं कर सकते। आग से नुकसान क्या हुआ है इसका भी एक जायज़ा ले लेते हैं। रियासत कैलिफोर्निया के इलाके लॉस एंजलिस में लगी हुई आग 6 रोज़ के बाद भी काबू में नहीं आ सकी है। आग ने 38,000 एकड़ से जायद रकबे को जलाकर खाकस्तर कर दिया है। अब तक 2 लाख से जायद अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। मजीद 1,66,000 अफराद को नकल मकानी के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई है। लॉस एंजलिस में 13,000 से जायद घर तबाह हो चुके हैं, जबकि नुकसानात का तखमीना 250 अरब डॉलर से जायद लगाया जा रहा है। आप मजीद डिटेल्स देख सकते हैं स्क्रीन पर। सूरत हाल इस वक्त किसी भी तरीके से कंट्रोल में इसलिए नहीं है कि जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं वो खौफ का शिकार हैं, परेशान हैं। मेरी अपनी एक काज़न वहाँ पर करीबी तकरीबन 50 माइल्स अवे हैं और वो बता रही थी कि किस तरीके से उनको भी शायद वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़े। सो एक परेशानी और खदशात के दरमियान जो सूरत हाल है, लेट्स वॉच दैट। ब्रिगेडियर मसूद खान हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जब से डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने का ऐलान हुआ है या एक नज़र आया है कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे, एक के बाद एक वाक़या हो रहा है अमेरिका में। क्या जो इस ट्रंप साहब तो कह रहे हैं कि ये पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, हाउ डू यू इवैल्यूएट इट? हमारे ख्याल में जिस तरह उन्होंने बात की है, उन्होंने यही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाया और इस तरीके से उन्होंने कहा जिस तरह चीज़ें मैनेज हो रही हैं वो भी ठीक नहीं हो रही हैं। मेरे ख्याल में एक इट इज़ ए नेचुरल डिजास्टर है, और लेकिन जिस तरीके से हॉलीवुड वाली साइड में हुआ है, सो दैट इज सरप्राइजिंग। वहाँ पे इतने अरेंजमेंट, सारी फैसिलिटीज थे, लेकिन जिस तरह आप बता रही थी वहाँ पे जो लुक है ऐसा है जिस तरह गजा की सिचुएशन हम देख सकते हैं एरियल व्यू से, ऐसी सिचुएशन वहाँ पे बनी है। मेरे ख्याल में एक डिजास्टर सिचुएशन है फॉर अमेरिकन, और स्पेशली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के चंद 2 हफ्ते रह गए। सो एक आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत कंपैरिजन भी किया जा रहा है, इसको गाजा से भी कंपेयर किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सुपर पावर का जो प्लेस है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है, सो इट्स अ नेचुरल डिजास्टर, कोई भी मुल्क सुपर पावर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि लोग अभी इसको वो लिंक तो बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, और जिस तरीके से मेरा ख्याल में एक तो ये नेचुरल है, ये अल्लाह की कुदरत है, यकीन इसमें तो शक ही नहीं है। और डिस्पाइट देखे इतना मॉडर्न मुल्क है, रिसोर्सेज इतने हैं, डिस्पाइट द फैक्ट मैक्सिको से असिस्टेंस से आए, वहां से उनके जहाज आ गए हैं। सो दैट इज द कंडीशन। जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करते हैं, स्पेशली या ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, वहाँ पे तो रिसोर्सेज से नहीं होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक मैसेज है, और एक दुनिया के लिए मैसेज है कि कुछ भी कहीं पे हो सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट आप जितने भी पावरफुल हो, लेकिन जब मेरे ख्याल में पकड़ में आते हैं तो ये हो सकता है। सो हमने अभी गाजा की बात की, चंद दिन कबल इसराइल की जानिब से ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा जारी किया, जिसमें फ़लस्तीन समेत कई अरब ममालिक के कुछ इलाके जो हैं वो इसराइल में दिखाए गए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वर यू सरप्राइज्ड? नहीं, देखें कि इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। पहले उनका क्लेम रहा है कि से लेकर नील तक ये ग्रेटर इसराइल है, और अगर आपको याद हो लास्ट ईयर जब यूएन जनरल असेंबली में नेतन्याहू गए थे, वहां उन्होंने लिखा हुआ था द कर्स, और उस कर्स में ईरान, इराक और सीरिया शामिल था, और लेकिन उसमें अगेन गजा भी नहीं था और वेस्ट बैंक भी नहीं था। फिर एक और था द ब्लेसिंग, उसमें उन्होंने सऊदी अरब और इजिप्ट को दिखाया और सूडान को ब्लेसिंग में, लेकिन उसमें पे भी ये और इसके बाद देखें कि जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, जब रिसेंटली वो जेनीवा गए, तो जेनीवा में वहाँ पे जहाँ से वो एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने बैकग्राउंड में जो मैप था उसमें जॉर्डन नहीं शामिल था ही नहीं, और वो उन्होंने इजराइल दिखाया था। और फिर उसने ये भी दावा किया था वी विल एनेक्स वेस्ट बैंक एज वेल एज गजा। और फिर अब जो मैप आया है, जो रिसेंट आया है,
اور बिब्लिकल हम जो बाइबल से रिलेट करते हैं, आज से 969 कबल मसीह 3000 साल पहले जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, तो उस वक्त जब वो नक्शा उसको पेश किया गया है। और मेरा ख्याल में है कि ये चीजें मेरे हिसाब से समझ ले इट इज ए पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एज ए प्रेशराइज करने के लिए, स्पेशली द मिडिल ईस्ट में अरब ममालिक को एक मैसेज है कि हम ये कर सकते हैं, आप हमें फौरन रिकग्नाइज कर ले। द मैसेज इज टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कि आप रिकग्नाइज करें। अगर पिछले नक्शों में तो जब वो फरात से लेकर नील तक उसमें सऊदी अरब भी शामिल था, कुछ हिस्से सऊदी अरब के भी उसमें शामिल थे। तो मेरा ख्याल में अनलेस फिजिकल पोजीशन आपकी नहीं होगी ग्राउंड में, आप जो मर्जी बढ़के मारे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नफ्सियाती असर हो सकता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है। मुझसे प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, उन्होंने भी जिस तरीके से कहा कि पहले सीज फायर होना चाहिए वरना कि जो हालात होंगे हेल विल ब्रेक। तो मेरा ख्याल में वो वाले एक मैसेज उनके लिए भी है। तो उससे मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक रेटरिक है, एक प्रेशर टैक्टिक्स है। राइट। सो अब अफगानिस्तान में भी बात कर लेते हैं। वाखान राहदारी का मामला इस वक्त बड़ा सेंटर ऑफ अटेंशन है। क्या पाकिस्तान को अफगान हुकाम को बाईपास करके इस राहदारी का कंट्रोल संभाल लेना चाहिए? देखिए, संभालना तो कोई इश्यू ही नहीं है, वी कैन जस्ट वॉक इन। और जिस तरीके से वहाँ पे है 106 किलोमीटर का बॉर्डर है विद गिलगित बल्तिस्तान के साथ, तो हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है। 92 किलोमीटर का बॉर्डर विद चाइना, वहाँ भी कोई मसला नहीं है। लॉन्गर रन में ये पॉसिबिलिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं। मैसेज है कि आप अगर बाज ना आएंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अभी तक तो हमें वे आर एक्टिंग की समझते हैं कि ये कुछ अफगान तालिबान हुकूमत जो है वो अगर होश के नाखून ले, और जिस तरीके से वहाँ से जिस तरीके से आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेशावर का दौरा था, तो वहाँ पे उन्होंने अप्रिशिएट किया है ट्रूप्स की, और जिस तरीके से अभी परफॉर्मेंस रही है अफवाज पाकिस्तान की पिछले चंद महीनों में, स्पेशली जब अज़्म इस्तेहकाम वाला कंसेप्ट आया है, तो मेरा ख्याल में जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है। जिस तरह आज देखें कि कच्ची के इलाके में 27 दहशतगर्द मारे गए हैं, तो रिजॉल्व है। और मेरा ख्याल में अफवाज पाकिस्तान ने एक वो डिटर्मिनेशन शो की है कि जहाँ जहाँ दहशतगर्द जाएगा उसके पीछे अफवाज पाकिस्तान जाएगी, और कंप्रोमाइज कोई नहीं होगा। अफगानिस्तान के साथ भी कोई कंप्रोमाइज, क्लियर पॉलिसी हमारी दी है। तो वाह खान जो है कोई मसला नहीं है। वहाँ पे देखे आबादी 15,000 के करीब आबादी है, तो वहाँ पे इजीली वी कैन ऑलरेडी देखें गिलगित बल्तिस्तान में इरशाद पास में जब आप खड़े होते हैं तो वहां से 8 किलोमीटर पे ताजिकिस्तान है। सो हम क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर्स विद ताजिकिस्तान। इंडीड, वेरी इंटरेस्टिंग। सो हम देख रहे हैं यकीनन पाकिस्तान अपनी सीरियसनेस दिखा रहा है। आज भी आर्मी चीफ पेशावर में मौजूद थे, इन्हीं मामला पे बात हो रही थी सिक्योरिटी के हवाले से। मगर अफगानिस्तान में मामलात हमें परेशान को नज़र आ रहे हैं। TTP की रिसर्जेंस भी है, वो ज़्यादा काबू में नहीं हो रही है। तालिबान का अपना कंट्रोल हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के ऊपर? देखें जी, मेरा ख्याल में जिस तरीके से अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमारे ख्याल में वो तवक्को नहीं कर रहे थे। चीज़ें हाथ से निकलती हुई महसूस की जा सकती हैं। नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट दोबारा एक्टिव हो गई है और अपनी स्ट्रेंथ उन्होंने शो कर दी है। जो स्ट्राइक्स की उन्होंने काबुल में की है, हिरात में की है, ऊपर बल्ख में की हैं, तो वो उन्होंने अपना टैग उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा हम यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी देखें कि ताजिकिस्तान में इनकी बड़ी साइजेबल वहाँ पे प्रेजेंस वहाँ पे है। और इसके अलावा जिस तरह आपने बात की है, डिवीजन है बिटवीन कंदहारीज एंड काबुलीज। कंदहार वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं क्योंकि दुर्रानीज हैं, ऊपर वालों को वो कहते हैं हमसे वो इतने सुपीरियर नहीं है, लेकिन ऊपर हक्कानीज बैठे हुए हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ग्रुप इनमें है वो हक्कानीज हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं। हक्कानीज फिर थोड़ा से अभी वो मॉडरेट भी हैं, वो वुमेन एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं। लेकिन साउथ में जो 2.0 नहीं है, अभी 1 पॉइंट वो वापस चले गए हैं। वही तालिबान है जो 96 से 2001 में थे, उनमें है। और इसके अलावा देखिए इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बहुत मजबूत हो गई है। और जिस तरह स्ट्राइक्स अभी रिसेंटली हुई, और अब अमेरिका में जो शमसुद्दीन जब्बार जो थे उसकी एफिलिएशन भी इस्लामिक स्टेट से निकल आई है। तो वो है अल कायदा, जिसके लिए अब 9/11 हुआ, अल कायदा मजबूत हुई। अल कायदा के अलायंसेस हैं अफगान तालिबान के साथ और फितना और ख्वारिज के साथ भी है। जितने पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेंट हमले हुए हैं
चतराल में जितने हमले हुए अलकायदा साथ शामिल थी, अफगान तालिबान शामिल थे, मियाँ वाली में जो हमला हुआ उसमें भी ये लोग शामिल थे, और इसी तरीके से जोब कैंप में जो हमला हुआ उसमें भी अलकायदा का शामिल थे, और अलकायदा वाले कुनर में उनका एक अबुल इखलास है, वो वहाँ पे सुसाइडल बम्बिंग को ट्रेन कर रहा है। तो फिर देखें इनका नेक्सस भी हो गया है ब्रास के साथ। तो अफगानिस्तान के अंदर अभी एक किस्म की डिवीजन हो रही है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, और थ्रेट जो है देखें कि अब दुनिया भर के लिए एक थ्रेट है अल-कायदा की वजह से और इस्लामिक स्टेट। राइट, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर योर डिटेल्ड एनालिसिस। यकीनन जो मामलात इंटरनेशनली हो रहे हैं वी आर डायरेक्टली लिंक्ड विद देम, सो उनको भी एक नज़र देखना चाहिए। दूसरी तरफ आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।